जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। काम करेंगे नहीं, ढोल बजाएंगे तो ठीक है भाई, जनता देखेगी। शांति प्रसाद भट्ट जी, जिन मुद्दों की बात कांग्रेस कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है और आप खुद कर रहे हैं कि क्षेत्रीय मुद्दे हैं, ये वो मुद्दे हैं जो विधानसभा चुनाव में काम नहीं आए आप लोगों के। अब आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, जहां पर मोदी का चेहरा चल रहा है और अब धामी भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेता बन गए हैं, ऐसी खबरें हैं। तो फिर ऐसे में यूकेडी की क्या रणनीति? फिर तो आपके मुद्दे फिर पिछड़ गए और राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय चेहरा जो है वो आगे निकल गया। बहुत सही सवाल किया आपने। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 80 के दशक में हमारी बात लोग सुनना पसंद नहीं करते थे और 90 के दशक में यह हाल था कि कर्मचारियों ने नौकरी दांव पे लगाकर उत्तराखंड आज दो अभी दो नारे लगाए। 42 से ज्यादा शहादतें होगी, खटीमा हो गया, मसूरी हो गया, देहरादून कांड हुआ, रुड़की कांड हुआ। कहने का मतलब है, जब जनता को ये समझ में आया कि हमारे विकास के लिए राज्य का होना बहुत जरूरी है, हमारे नौजवान बच्चों के अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है, उत्तर प्रदेश विशाल है, हमारा भला नहीं हो सकता, तो जनता आई ना, बना ना राज्य। हम यही तो बात कह रहे हैं। देखिए, यदि हम डरपोक होते तो हम स्थानीय मुद्दों को लेकर संघर्ष ना कर रहे होते। इस डिबेट में बता दो, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने कहा हो कि हम परिसंपत्ति का बंटवारा कर देंगे। अगर मैं बता रहा हूं, जो गांव सांसदों ने जो गांव गोद में लिए थे, लकवा हो गया उन गांवों को। क्या वहां शिक्षा का सुधार हुआ, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, सड़कों में सुधार हुआ, कितने गांव के लोगों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा? तो हम भी हाथ जोड़ के कहते भाजपा जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। हमारा कोई वो विरोध थोड़ी ना है। हमारा ये कहना है कि इन राष्ट्रीय पार्टियों को जनता ने 23 साल जम के वोट दिया और चुनाव की तैयारी क्या है? हमने सैनिक सम्मेलन कर लिया, हमने अल्पसंख्यक सम्मेलन कर लिया। अच्छा, इनके सम्मेलन करने से विकास हो गया? हम जब पूछते हैं कि वन अधिनियम के कारण उत्तराखंड में जंगली जानवर किसान को खेती से दूर कर रहा है, तो ये सरकार डीम्ड फॉरेस्ट बनाकर किसानों की जमीन बेचने की तैयारी कर रही है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप लोगों की पार्टी में भी तो 500 से ज्यादा एक्स सर्विसमैन जो है वो शामिल हुए हैं, तो फिर आप भी इन्हीं लाइन पे चल रहे हैं, यूकेडी भी इसी लाइन पे चल रही है। इतना बेहतरीन सवाल किया आपने। ये जो 500 आदमी थे, ये पैसे लेके नहीं आए। ये वो 500 सैनिक थे जो ओपीसी, वन रैंक वन पेंशन से भाजपा से ठगे हुए थे। उन सैनिकों ने यह सम्मेलन करा और हमको उसमें यूकेडी कहकर आमंत्रित किया। और हमारे पास 500 आदमी इकट्ठे करने के पैसे कहां हैं? ये तो सैनिकों ने इकट्ठा किया और यूं कहा कि हम यूकेडी के साथ इस बार काम करेंगे। पूरी लोकसभा में हम गांव-गांव घूमकर ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है। ये हाकम जैसी पार्टी है। हाकम ने सचिवालय में नौकरी लगाई, जाके देखो, बिना पैसे का काम हो जाए। हाकम ने जितने आयोगों में नौकरी लगवाई पैसे देके, बताओ कोई भी काबिल लगा हो तो? वही भाजपा कर रही। आप कितने चुनाव करा लो, भाजपा का कॉन्फिडेंस है जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि विपक्षियों पे ईडी बीडी लगा दो और जिस पे पैसा है उस पे इनकम टैक्स छोड़ा दो, बाकी बचे कुचे को इतना बदनाम कर दो अखबारों के माध्यम से और उसके बाद कहो कि हम ही एक मात्र हैं। उस पे भी ना समझो तो फिर राम, उसके बाद भी ना समझो तो फिर धमकाओ। ये जो चरित्र भाजपा का है, ये जनता अब समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है, नौकरी बेचनी है तो हाकमपन पाओ और चुनाव जीतने हैं तो राजनीतिक बेईमान पैदा करो और उसके बाद चुनाव जीतो। मैं पूछना चाहता हूं दिव्या, अगर वाकई धामी ईमानदार हैं तो आप मुझे बता दीजिए, ये जो टनल हादसा हुआ, किस कंपनी का मालिक ने धामी जी को चिट्ठी लिखी कि मेरी मदद करो? ठेका देने के लिए तो आपको अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को ठेका दे दो और जब अंदर दुर्घटना हो जाए इनके घटिया कामों से तो फिर धामी जी कूद के जाए बचाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, जो 100-150 करोड़ रुपया उसने उसके रेस्क्यू में लगा, करा रिकवर, करा कंपनी को ब्लैकमेल? ये जो लूट मच रही है भाजपा के द्वारा, देश 85,000 करोड़ के कर्ज में राज्य चला गया, इनकम हमारी 45,000 करोड़ की नहीं, जंगली जानवर हमें मार रहे बच्चों को और ये कह रहे कि चुनाव तो हम ही जीतेंगे। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस बताता है कि चुनाव में नेता धामी हाकम जैसे हैं, कितना ही कर लो तैयारी, 98% तो नंबर उसी के आएंगे जो 45 लाख रुपए देगा, वही बनेगा दरोगा। ये पहला राज्य है जहां पटवारी भर्ती में जो है, पटवारी भर्ती में डीएम सस्पेंड होता है, दरोगा भर्ती में डीजीपी सस्पेंड होता है और उसके बाद यहां पर आकर बोलते हैं कि हम ईमानदार हैं। ये आकंठ भ्रष्ट हाकम जैसे लोग हैं,
जिन्होंने राजनीति में भी बेईमानी कर उत्तराखंडियत को खत्म किया है, और हम इन मुद्दों को लेके जा रहे हैं। चुनाव के परिणाम की चिंता होती तो 42 शहादत देने वाली यूकेडी ना होती। हम तो आज भी मुद्दों पे काम कर रहे हैं, और एक दिन उत्तराखंड का जनमानस एक होगा, और जिस दिन होगा एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। अभी हम भी कहीं जा नहीं रहे, और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं नहीं जा रही है, हिसाब लूट का पूरा लिया जाएगा। बिल्कुल। राजेंद्र बिष्ट जी, अगर हम जनता के मूड की बात की जाए तो मोदी मैजिक शुरू में देखा, मोदी लहर की हमने बहुत बात की कि मोदी का चेहरा काफी है जनता के लिए। आप मुद्दे छोड़ दीजिए, क्योंकि इस क्षेत्र के जिस तरह से विपक्ष मुद्दे उठा रहा है वो सोचनीय विषय है कि ये मुद्दे होने चाहिए, लेकिन एट द एंड जनता जो है वो फिर और नेशनल लेवल के मुद्दे, चाहे वो धर्म से जुड़ा हुआ हो या राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ हो, तो इस बार आपको क्या लग रहा है? देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड की बात है और लोकसभा चुनाव की बातें हैं, तो उसमें देखिए क्या होता है कि जब भी आदमी कोई बात करता है, स्थानीय मुद्दों की बात करता है, स्थानीय मुद्दे तो विधायक जब जो है मतलब स्टेट लेवल का चुनाव होता है तो उसमें ज्यादा प्रखर होते हैं। जब आप मतलब पंचायत चुनाव की बात करते हैं तब लोकल प्रॉब्लम्स की बात होती है, लोकल जो मुद्दे हैं वो चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस में इसमें पिछड़ी है, और उत्तराखंड क्रांति दल अपने आप में एक ऐसा संगठन था कि जो मतलब जो ये मुद्दे आज भी जो है रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे वो रखते हैं वो बात लोगों के दिमाग में नहीं जाती, और लोग उसको मतलब उसको वोटों में कन्वर्ट नहीं कर पाते, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी का आप ये समझ लो जिस तरह से ट्रेंड है, और जिस तरह से, क्योंकि तीसरी बार जब वो जो है चुनाव में जा रहे हैं, तो उनका एक ही वो है कि वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनमें ज्यादातर लोग उनको वोट करते हैं। लोग कहते हैं कि हम राम का मुद्दा है, अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो लोग उसकी तरफ हो जाते हैं। लोग कहते हैं नहीं यार जो भी है लेकिन अच्छे हैं, मतलब कोई खराब नहीं है। दूसरी चीज क्या होता है कि जब भी आप कोई जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको मतलब जो इकोनॉमिस्ट की तरह बात करते हैं, ये किस बात करते हैं, वो जीडीपी की बात करते हैं, वो ग्रोथ की बात करते हैं, कंपनीज के शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो इन सब मुद्दों पे जाते हैं। जहां तक आप और बात है, जैसे जो बिल्कुल ही मतलब पिछड़ा वर्ग है, जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो पैसा जा रहा है, या आज आप समझ लो सबसे बड़ी चीज आप ही क्यों नहीं समझते कि उन लोगों को इस तरह के स्मार्ट कार्ड दिए हैं कि जहाँ पे भी राशन जो है वो, अगर उनका राशन कार्ड जो है कहीं गांव में बना है तो वो शहर में भी जो है अपना अन्न, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनको वहां भी अन्न मिल जाता है। तो ये सारी चीजें, इन बातों का इम्पैक्ट आता है, और ये इतनी डीप रूटेड हो गई हैं कि इनको जो है किसी तरीके से और मुद्दों से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, जो आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हरिद्वार में या कहीं पे भी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं आप और सपा अगर जैसे शामिल हैं, तो क्या वो जो है कांग्रेस उनको वो एक सीट छोड़ेगी या 2 सीट छोड़ेगी क्या करना? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि ये जो इम्पैक्ट है, जो ये कहीं ना कहीं बैकफायर करेगा, और ये जो है प्लस पॉइंट है बीजेपी के लिए। बीजेपी का संगठन है, बीजेपी के पास सत्ता है, बीजेपी के पास हर चीज है इस समय। तो सबसे बड़ी चीज है संगठन है, और संगठन वाले जो है, और जिस तरह से एक जो मोदी जी का जो मैजिक है, मुझे लगता है वो मैजिक चलेगा 2024 आने। हो सकता है कि प्रत्याशी के चयन में कहीं जो है वही वाला जो 3 स्टेट में जो बात हुई है, यहाँ पे भी ऐसा ना हो कि प्रत्याशी के चयन में थोड़ा सा बदलाव हो, और वो कुछ दूसरे तरह की स्ट्रेटेजी बनाए, जिससे लोग जो 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी है उसको भूल जाएं, और नए चेहरे पे जो है फिर जो है मोदी जी के साथ में लेके मोदी जी के नाम पे वोट दें। शांति प्रसाद भट्ट जी, बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिए, फिर मैं आगे कैसे। देखिए दिव्या, मेरी आपत्ति है जब हम कहते हैं हाकम ही बीजेपी है, बीजेपी ही हाकम है, तो इसके पीछे का सत्य यह है कि राजनीति में भी बेईमानी हो रही है और नौकरी देने में भी बेईमानी हो रही है। और यहाँ पर हमारे बड़े भाई राजेंद्र बिष्ट जी जो हैं, ये यहाँ पर विश्लेषक के रूप में भूमिका में बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ही आएंगे आपने कह दिया, मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि इस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देकर वोट पा रहा हूं, तो क्या ये विकास, मोदी का विकास आप स्वीकार रहे हैं? ये आपका राजनीतिक विश्लेषण है? क्या उत्तराखंड के अंदर जंगली जानवरों से हमारे बच्चे रोज मर रहे हैं, वन कानून में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं कि पहाड़ी गांव से पलायन कर जाए, राजधानी का मसला ना हो, राज्य कर्ज में डूब गया? मेरा कहने का मतलब है, जब कोई बाइस्ड होकर कोई बात करता है तो बुद्धि पर भी सवाल खड़ा करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। अरे राज्य की जनसंख्या जो है
पहाड़ में 64 लाख थी, अब 48 लाख रह गई, उसमें भी 12-14 लाख वो लोग हैं जो उत्तराखंड के मूल नहीं है, और उत्तराखंड 1,35,00,000 जनसंख्या होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी राजनीतिक विश्लेषण कहां है? क्यों इन मुद्दों को आप दरकिनार करके भाजपा की तरफ एज लेके बात कर रहे हो? इससे स्पष्ट होता है ये सारा चीज मैनेज कर जो भाजपा काम कर रही है। हमें वोट पड़े ना पड़े विषय नहीं है, मगर हर आदमी की सोच को जनता के बीच में लेकर जाकर हम ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी टीवी चैनल से लेकर, अखबार से लेकर, बड़े बड़े बैनरों से लेकर, बड़े बड़े सम्मेलन कर और बड़े बड़े विश्लेषक बैठाकर यही तय कर रहे हैं कि हाकम ही भाजपा है और भाजपा ही हाकम है। तो इस विश्लेषण पर मेरा यह कहना है कि अधूरे उसके साथ में अगर भाजपा को एज देने की बात करोगे तो इसमें मेरी आपत्ति है। ठीक है। सचिन गुप्ता जी, यहाँ पर मीडिया मैनेजमेंट की बात होती है, आप लोग बहुत अच्छी तरह इवेंट मैनेज करते हैं या फिर कोई भी चीज आप सेंटिमेंट को पकड़ के इस वक्त बैठे हुए हैं, जो आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर अलग अलग सम्मेलन करने की जरूरत क्या पड़ी? फिर एक ही साथ एक ही मंच पर सबको साथ में होना चाहिए। अल्पसंख्यक सम्मेलन अलग है, फिर युवा सम्मेलन, सिख सम्मेलन अलग है, यानी कि कैटेगरीज डिवाइडेड हैं कि आप अलग अलग टारगेट करेंगे लेकिन सबका साथ सबका विकास। बहुत